हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम लोग मेटलर्जी चैप्टर को कर रहे थे और ये क्लास आप लोगों का 20 है। हमने ऑलरेडी 19 क्लासें आप लोगों को करा दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो उन वीडियो को जाकर देखिएगा। मैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लेलिस्ट फिटर 3 फुल कोर्स नाम से बनाया है। ये मेटलर्जी चैप्टर जो है ना, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ये सभी मैकेनिकल रिलेटेड ट्रेड में पूछा जाता है। मेटलर्जी चैप्टर, धातु विज्ञान जिसे हिंदी में बोलते हैं। और ये हमारा क्लास जो रहेगा ना, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। और देखिए, ये मेटलर्जी चैप्टर से पहले हमने आप लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि यांत्रिक गुण, मेटल का यांत्रिक गुण कौन कौन सा होता है, जैसे कि हमने प्रत्यास्थता के बारे में बताया था, सामर्थ्य, प्लास्टिकता, नम्यता, भंगुरता, डक्टिलिटी, आघातवर्धनीयता, ये सारी चीजें हमने बिल्कुल अच्छे से आप लोग को क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो अगर आपने धातु की मैकेनिकल प्रॉपर्टी को नहीं देखे हैं तो वो 19 नंबर की क्लास में थी, नहीं सॉरी 18 नंबर का। उसके बाद में आप लोग को उस पर रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, सारा का सारा क्वेश्चन करवा दिया था। अब हम लोग मेटलर्जी चैप्टर शुरू करेंगे। तो मेटलर्जी चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। देखिए, ये हमने कंटेंट बना दिया है जो कि आप लोग को इस लेक्चर के दौरान सारी चीजें मेटलर्जी चैप्टर में ये चीजें कवर करूंगा मैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। देखिए, धातु विज्ञान हम लोग पहला जो है ना, वो धातु विज्ञान है। ठीक है, यहाँ पे मेटलर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, ये हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे धातु विज्ञान वाली। ठीक है, जिसे हम लोग धातु विज्ञान बोलते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि ये कितने प्रकार का होता है, मेटल कितने प्रकार का होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फेरस मेटल क्या होता है, नॉन फेरस मेटल क्या होता है, वो भी पढ़ेंगे। फिर उसके बीच में अंतर क्या होती है फेरस मेटल में और नॉन फेरस मेटल में, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये सभी हम कवर करेंगे। और विभिन्न तरह के आयरन होते हैं, आयरन मतलब लोहा। ठीक है, तो विभिन्न तरह के लोहे के बारे में पढ़ेंगे। लोहे के अंतर्गत हम लोग जैसे कि पिग आयरन, कास्ट आयरन, राट आयरन, यानी कि पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा के बारे में पढ़ेंगे, ढलवा लोहे के बारे में पढ़ेंगे। राट आयरन मतलब कि पिटवा लोहा के बारे में पढ़ेंगे। फिर आयरन प्यूरिफिकेशन मेथड, यानी कि आयरन का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, कंसंट्रेशन मेथड पढ़ेंगे, यानी कि सांद्रण विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ग्रेविटी मेथड, यानी कि गुरुत्वाकर्षण विधि से आयरन प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, यानी कि आयरन का शुद्धिकरण कैसे करते हैं। और एक होता है मैग्नेटिक मेथड आयरन प्यूरिफिकेशन, यानी कि चुंबकीय विधि द्वारा हम लोग आयरन का शुद्धिकरण, यानी कि लोहे का शुद्धिकरण कैसे करेंगे। तो ये सभी हम लोग कवर करेंगे। साथ में हम लोग मेटलर्जी चैप्टर यानी धातु विज्ञान चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम स्टील के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन, यानी कि स्टील के कितनी वर्गीकरण क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट बिटवीन कार्बन और एलॉय स्टील क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या क्या है, उसके बारे में हम कंप्लीट मेटलर्जी चैप्टर, देखिए ये बिल्कुल बनाने में भी समय लगा था, तो आप क्लास को बिल्कुल ध्यानपूर्वक करिएगा और अपनी नोट्स बनाते चलिएगा ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पहले मेटलर्जी चैप्टर को देखते हैं। मेटलर्जी क्या है, इससे पहले हम आप लोगों को समझाऊं, एक मैं यहाँ पे पेज ले रहा हूं। देखिए, मेटलर्जी चैप्टर यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, मैं कलर पेन का दूसरा ले रहा हूं। देखिए, धातु विज्ञान। तो धातु विज्ञान के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आप लोग को धातु विज्ञान के अंदर क्या क्या आता है चीजें। तो धातु विज्ञान जिसके धातुओं की प्रकृति का अध्ययन करेंगे, जैसे कि अयस्क आपको पता है ना, अयस्क हमारे जो भी रॉक है, चट्टाने है, उसमें अयस्क के रूप में धातु वगैरह विद्यमान है, जिसे हम लोग डायरेक्टली यूज में नहीं लाते हैं, उन्हें हमें शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो अयस्क से शुद्ध रूप में, अयस्क से शुद्ध रूप में, अयस्क से शुद्ध रूप में प्राप्त धातुओं को मनुष्य के लिए उपयोगी बनाते हैं। यानी कि जो हमारे अयस्क जो है, ये खनिज आपको पता है ना कि चट्टानों में विद्यमान है,
तरह तरह के सारा मटेरियल, एल्युमिनियम, आपका आयरन, आपका निकिल, क्रोमियम, सारी चीज़ें विद्यमान है हमारे चट्टानों के अंदर, लेकिन वो डायरेक्टली हम लोग इस्तेमाल में नहीं ले पाते। हमें उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया से लेकर मानव को उपयोग होने तक, यानी कि मानव की उपयोगी लायक बन जाए, वो प्रोसेस हम लोग धातु विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मानव मनुष्य के लिए उपयोगी धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है? धातु विज्ञान कहलाता है। और अगर देखिए सॉरी, धातु विज्ञान कहलाता है। अब अगर नहीं समझ में आता होगा ये चीजें, धातु विज्ञान कहलाता है, ये आप लोग परिभाषा में लिखिएगा। आइए थोड़ा इसको हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं, और डिटेल से इसको हम लोग समझ लेते हैं जिससे कि आपको भी समझ में आए। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं मेटलर्जी। धातु विज्ञान क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, धातु विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, वह क्षेत्र है जिसमें धातुओं और उनके मिश्र धातुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मेटलर्जी चैप्टर में ही तरह तरह के, हमने अभी आप लोगों को कंटेंट में बताया था ना कि विभिन्न तरह के आयरन पढ़ेंगे, मेटल, नॉन फेरस मेटल, ठीक है, उनके डिफरेंस, फिर स्टील के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हो सकता है आपके 3-4 क्लास लेक्चर हो जाए, लेकिन हम इस चैप्टर को ऐसे कंप्लीट करेंगे ना, तो चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, डीआरडीओ, इसरो, एनपीसीआईएल, सीआईटीएस, रेलवे, एलपी लोको पायलट टेक्नीशियन, जिसमें आपका फिटर ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ट्रेड इतना इंपॉर्टेंट है कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इन सभी में कॉमन चैप्टर है ये, ठीक है। तो आइए पहले इसकी परिभाषा देखिए। तो धातु विज्ञान इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाली वह क्षेत्र है, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग का वह क्षेत्र है जिसमें धातु और उनके मिश्र धातुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और इसमें विभिन्न तरह की कार्य शामिल है, जैसे हम लोग अब भी पढ़ेंगे आगे मेटलर्जी चैप्टर में ही, कि हम लोग धातु को कैसे प्राप्त करते हैं, जैसे कि चुंबकीय विधि, ग्रेविटी विधि, सांद्रण विधि, वो सभी इसमें कार्य शामिल रहता है। तो वो सभी काम शामिल है। इसमें गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला है, यानी कि इसमें बहुत सारे, हम लोग डायरेक्टली, आपको पता है कि हम लोग चट्टान को उठा के लोहा निकाल कर वर्क नहीं करने लगते हैं, हमें उस लायक बनाना। जैसे देखिए ये मेरा घड़ी लोहे का बना है, लेकिन डायरेक्टली ये लोहा नहीं, पहले इसको चट्टानों से प्राप्त किया गया होगा, ठीक है, अयस्क और खनिज के रूप में, फिर उसे विभिन्न प्रक्रिया से उसमें से लोहे को निकाला गया होगा, उसमें से उपयोगी धातु को निकाला गया होगा, फिर उसके बाद दैनिक जीवन में मनुष्य को उपयोग होने वाली चीजों को बनाया होगा। जैसे ये मेरा पेन है, प्लास्टिक का बना है ना, तो ये प्लास्टिक डायरेक्टली ऐसे नहीं बन गया होगा, बहुत से विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है गतिविधियों का, जिसमें धातुओं को उनके प्राकृतिक स्रोतों से निकालना, यानी कि प्राकृतिक स्रोत से, यानी कि चट्टानों से निकालना, उन्हें विभिन्न प्रक्रिया के माध्यम से उपयोगी सामग्री में बदलना। विभिन्न प्रक्रिया मतलब बहुत से प्रोसेस होते हैं, जो कि हम इस प्रोसेस में हम लोग बात करेंगे, मतलब इसी चैप्टर में बात करेंगे कौन कौन से प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है। विनिर्माण, निर्माण और प्रौद्योगिकी जैसे उद्योग में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके गुणों में हेरफेर करना शामिल है। जैसे मान लीजिए हम लोगों को पता है कि स्टील बनाना है, तो स्टील डायरेक्टली हम चट्टानों से शुद्ध करके नहीं निकालते हैं, उसमें लोहे को और कार्बन को कुछ प्रतिशत में मिलाना पड़ता है, एक उचित प्रतिशत में मिलाना पड़ता है, तब स्टील बनता है। तो वही बोल रहा है, उद्योगों में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको गुणों में हेरफेर करनी पड़ती है, यानी कि हमें कुछ मात्रा में निकिल, क्रोमियम भी धातु मिलानी पड़ती है अलग अलग लौह धातु प्राप्त करने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये मेटलर्जी आप लोगों को पता चल गया होगा। मेटलर्जी एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है इंजीनियरिंग का, जिसमें प्राकृतिक से अयस्क को निकालने से लेकर, ठीक है, और लोहा, शुद्ध लोहा प्राप्त करने तक तथा उसे उपयोगी बनाने तक, ये सभी क्षेत्र धातु विज्ञान के अंतर्गत आता है, मेटलर्जी चैप्टर के अंतर्गत आता है। अब आइए आगे चलते हैं। अब देखिए हमने आप लोग को बार बार हमने एक टर्म यूज किया, अयस्क। क्या टर्म यूज किया? अयस्क। तो अयस्क क्या होता है? देखिए यहाँ पे आप लोग देखे होंगे एक चट्टान का टुकड़ा मैं यहाँ पे दिखाया हूँ आप लोग के सामने, और जी से बोल रहा हूँ। तो इस चट्टान में बहुत सारी चीजें हैं। देखिए इसमें आयरन है, ठीक है, आयरन है, लोहा जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद इसमें कार्बन की भी मात्रा है, इसमें पत्थर भी है, सैंड भी है, मिट्टी भी है। तो ये उपयोगी नहीं है, ये इसी को हम लोग अयस्क बोलते हैं। तो आइए अयस्क को एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिएगा, सबसे पहले अयस्क। अयस्क आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ना, अयस्क। अब देख थोड़ा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ, अयस्क।
अब देखिए अयस्क क्या है, तो धातु खानों से निकाले गए कच्चे पदार्थ, यानी कि जो खदान है उसमें से कच्चे पदार्थ से बनाई जाती है, बनाई जाती है, जिसे अयस्क कहते हैं, जिसे अयस्क कहते हैं। अब ये कच्चे पदार्थ कहाँ मिलेंगे, तो आपको पता है ये कच्चे पदार्थ के रूप में खानों से मिलेंगे, यानी कि चट्टानों से मिलेंगे। आप लोग देखे होंगे कि तरह तरह की खदान होती है, जैसे कि कोयले का खदान हो गया, सोने का कोयले में ही तो सोना पाया जाता है, सोने का खदान, हीरे का खदान, मतलब ये सभी आप लोग सुने होंगे। ठीक है, कोल फील्ड लिमिटेड यानी कि कोयले की खदान होती है, जो कि आप लोगों को आगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत से आप ही लोगों में तो कोल फील्ड लिमिटेड में भी चले जाएंगे। ये चैप्टर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोगों को आगे कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो अब देखिए खनिज पदार्थों से प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग खनिज की अशुद्धियों को दूर करते हैं, क्योंकि ये कच्चे पदार्थ के रूप में तो इसमें बहुत सारा अशुद्धियां होगी, कार्बन भी होगा, ठीक है, एल्युमिनियम भी होगा, तो सबको हम लोग जो उपयोगी होगा वो अपना रख लेंगे। देखिए यहाँ पे चट्टान जो दिखाया गया है, यहाँ पे एक चट्टान दिखाया गया है, ठीक है, इन चट्टानों में ही तरह तरह के अयस्क विद्यमान है, ठीक है। तो अब आइए इसको समझ लीजिए। अब देखिए ये तो चट्टान है ना, तो हम लोग कैसे प्राप्त कर लेंगे। देखिए मेरा ये चैप्टर लंबा जाएगा, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को समझाना, और थ्योरी ऐसे पढ़ के जाइए एग्जाम में कि आपको लगे कि आपने बिल्कुल चीजों को पढ़ा है, बिल्कुल एक एक चीजों को। तो ये थोड़ी थ्योरी चल रही है तो लंबा हो सकता है। अब देखिए जो खदानों से हम लोग निकालते हैं चट्टान के रूप में पाया जाता है। अब इन्हीं चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांटा जाता है, और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि महीन कण बना लिया जाता है, और उसको बहुत सारी, जैसे कि अभी हम बताएंगे ग्रेविटी विधि यानी कि गुरुत्वाकर्षण विधि, चुंबकीय विधि से उसमें से लौह अयस्क को निकाल लिया जाता है। वो प्रोसेस भी मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अयस्क के बारे में समझिए, ठीक है। अयस्क क्या है? अयस्क एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज या चट्टान है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें एक मूल्यवान पदार्थ होता है। मूल्यवान पदार्थ क्या? जो हमारे उपयोगी लायक हो। आमतौर पर एक धातु या धातु की यौगिक होता है, जिसकी सांद्रता इतनी अधिक होती है कि इसे औद्योगिक उपयोग के लिए निकालना, संसाधित करना आर्थिक रूप से संभव हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें से, इन चट्टानों में से डायरेक्टली हम यूज में नहीं ला पाते, तो इसे हम लोग बारीक पीस के इसमें से जो भी उपयोगी धातु है, जो भी मूल्यवान धातु है, उनको हम लोग निकाल लेते हैं। अयस्क धातुओं के प्राथमिक स्रोत हैं, ठीक है, ये प्राथमिक स्रोत में आता है। देखिए पहले आप लोग देखे होंगे, मैं यहाँ पे बहुत चीजें आप लोगों को बताऊंगा। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र। जो प्रकृति से चीजें प्राप्त होती है वो प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन पूछता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या चीज आती है, तो प्राकृतिक से रिलेटेड पेड़ पौधा, जीव जंतु, चट्टान, ठीक है, खनिज पदार्थ, ये सभी प्राकृतिक स्रोत है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक स्रोत भी बोलते हैं। द्वितीयक स्रोत में क्या आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधा, ये क्या है, जो प्रकृति से फल हमें प्राप्त होता है, प्राथमिक स्रोत में आता है। अब इन फलों को कोई खा लेता है, मान लीजिए शाकाहारी कोई वस्तु खा लेती है, जैसे बकरी वगैरह, तो वो द्वितीयक स्रोत में आती हैं। और तृतीयक स्रोत में क्या आता है, अब देखिए द्वितीयक स्रोत में आप लोगों को क्या शामिल हो सकता है। अब प्रकृति से, जैसे हमें क्या हुआ, पेड़ पौधे हमें क्या क्या दिया, फल दिया, हमें क्या देगा, लकड़ी देगा। अब लकड़ी को हम लोग उपयोग के लायक बना लेते हैं, हम तरह तरह के मेज बना लेते हैं, अपना कुर्सी बनाते हैं, फर्नीचर की सामान बनाते हैं, सोफा पलंग वगैरह बना लेते हैं, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। लकड़ी की बात हो या पेड़ पौधे की बात, तो पेड़ क्या है, लकड़ी क्या है, एक प्राथमिक स्रोत है, लेकिन उससे हम लोग उपयोगी चीजें बना लिए, जैसे कि हमने पलंग बना लिया, कुर्सी बना लिया, तो वो द्वितीयक स्रोत में आ गया। तृतीयक स्रोत में क्या आता है, जैसे कि बैंक वगैरह, जो सुविधाएं हैं ऑनलाइन वगैरह, ये सभी तृतीयक स्रोत है। तो ये आपको समझ में आ गया, अयस्क धातु के प्राथमिक स्रोत है। तो आपको पता चल गया ना, प्राकृतिक कोई भी चीज होगा वो प्राथमिक स्रोत है, और इन मूल्यवान सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए इनका खनन किया जाता है, यानी कि इनको खोद के निकाला जाता है, खदानों से खोद कर निकाला जाता है। निष्कर्षण प्रक्रिया में वांछित धातुएं या खनिज को आसपास की चट्टान और अशुद्धियों से अलग करने के लिए विभिन्न तरीके शामिल होते हैं। यानी कि इस चट्टानों में विभिन्न तरह की अशुद्धियां होती है, इसमें विभिन्न तरीकों से हम लोग इसको अशुद्धियों को दूर करते हैं। जैसे इसे कुचलना, अभी हमने बताया ना, बारीक कर के रूप में, तो कैसे बारीक करें, इसे कुचलेंगे,
पीसते हैं, पीसना और रासायनिक प्रक्रिया शामिल है। तो ये अयस्क आप लोग को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अयस्क आप लोग समझ लिए। अब इसके बाद अगला टर्म आता है, ये देखिए इंग्लिश वालों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम है हमने समझा दिया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। मेटल, धातु क्या है, ठीक है, क्या है धातु, क्या है वो। तो देखिए अधिकतम जो धातु आप लोग देखे होंगे, अक्सर केस में आप लोगों का क्या होता है कि धातुएं हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो सबसे पहला यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन बन जाता है कि एक ऐसा धातु, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन मेटल से, ऐसा धातु या वो कौन सा धातु है, ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पाया जाता है। आप लोग नोट करिएगा जो मैं चीजें लिखवा रहा हूं ना, तो ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए आपको पता है कि धातु तो हमेशा ठोस अवस्था में पाई जाती है, जैसे कॉपर, लीड, टीन, मैग्नीशियम, क्रोमियम, लोहा, सोना, चांदी, ये सभी क्या है धातु के अंतर्गत आता है, ये ठोस अवस्था में होता है। तो आपको पता होगा द्रव अवस्था में कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पारा आप लोग को लिखना है, पारा एक ऐसा मात्र धातु है जो रूम के टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए मेटल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग देखे होंगे जो हमारे घरों में बिजली की तार में क्या होता है, या तो वो तांबा का बनाया जाता है या एल्युमिनियम का बनाया जाता है। तो उसमें क्या होती है, बिजली का संचालन हो जाता है। और अगर आप लोग देखे होंगे एक छड़, लोहे के छड़ को एक गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। यानी कि अब देखिए मेटल के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, यानी कि वो क्या करता है कि अपने अंदर बिजली को संचारण कर सकता है, चालन कर सकता है, अपने अंदर गर्मी उष्मा का संचालन कर सकता है, ये याद रखिएगा। मेटल क्या होता है, एक चमकदार, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये देखिए मेटल ये चमक रहा है, सोना चमकता है, धातु है, ठीक है। चांदी क्या है, चमकता है। यानी कि लोहे के अंदर एक अपनी क्या होती है कि क्वालिटी होती है कि वो चमकता है और ठोस होता है। तो आइए उसी को पढ़ते हैं। और लोहे के अंदर क्वालिटी होती है कि वो बिजली को क्या करता है, संचालन करता है, उष्मा का संचालन करता है। तो आइए ये मेटल के बारे में देख लीजिए। धातु एक प्रकार की मटेरियल है जो गर्मी और बिजली का संचालन करने की क्षमता के साथ साथ अपनी चमकदार उपस्थिति और लचीलापन की विशेषता रखती है। धातुएं आवर्त सारणी के बाईं ओर पाए जाने का वाले तत्व हैं और उनमें कुछ सामान्य गुण होते हैं। कुछ सामान्य गुण कौन कौन से होते हैं, चलिए आइए उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये मेटल इंग्लिश में मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिख लिया है, जो कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं समझा दूंगा आप लोग को। अब देखिए मेटल के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है। पहला यहाँ पे देखिए कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है प्रवाहकता, जिसे हम लोग बोलते हैं संचालन। संचालन संचालन का मतलब होता है कि हम बिजली को यानी कि धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। ये किसके अंदर क्वालिटी है, मेटल के अंदर, धातु के अंदर ये क्वालिटी है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है लस्टर या शाइनी, ये चमकदार होता है। क्या होता है, चमकदार होता है। सब लोहे की जितनी भी धातुएं होती है ना, सबकी धातुएं अलग, जैसे लोहे का चमक अलग होगा, सोने का चमक अलग होगा, ठीक है, चांदी की चमक अलग होगी, तांबे का चमक अलग होगा, एल्युमिनियम का चमक अलग होगा, लेकिन आप देख के पहचान सकेंगे। अब देखिए इनके अंदर मेलिबिलिटी गुण होती है। मेलिबिलिटी हमने आप लोगों को बता दिया क्या होता है। मेलिबिलिटी का मतलब होता है कि इन्हें हम लोग पीट कर चादर में मतलब पीट कर, जैसे लोहा है कोई, उसको हम लोग पीट कर चादर में बदल सकते हैं ना। उसके बाद इनके अंदर डक्टिलिटी की गुण होती है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम लोहे को खींचकर पतले तार में बदल सकते हैं, ठीक है। लोहे का मतलब हम यहाँ पे धातु से मतलब है ना, जैसे तार वगैरह देखे होंगे ना। अब देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन पूछ देता है, सबसे ज्यादा मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी किस धातु के अंदर होता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग लिख लेंगे सोना। सोना जो होता है ना, इसके अंदर एक अपनी क्वालिटी होती है, इसे सबसे लंबा या सबसे ज्यादा चादर में बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 1 ग्राम सोना ले लेंगे ना, जितना बड़ा आप तार इसको बना सकेंगे, उससे दूसरी धातु से आप 1 ग्राम धातु से उतनी बड़ा आप लोग तार नहीं बना सकते, उतना पतला चादर नहीं बना सकते। तो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा वह धातु जिसके अंदर मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी के सबसे ज्यादा गुण होती है सोने के अंदर, यानी कि उसे खींचकर पतला तार, बहुत पतला तार बनाया जा सकता है, वो टूटेगा भी नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसके मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग, यानी कि धातु के गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि
रूम के टेम्परेचर, रूम के तापमान पे ये किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होती है। कि कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था। अभी मैंने बताया एक ही मात्र धातु है जो आपको याद रखना है, वो है पारा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। बाकी सभी धातु क्या होती है? ठोस होती है। ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसको पिघलाने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की उष्मा की जरूरत होगी, तब भी ये पिघलेगा या बॉइलिंग होगा। इसकी डेंसिटी क्या होती है? अधिक होती है। लोहे की डेंसिटी बहुत ही अधिक होती है और टिपिकली ये ओपेक यानी कि क्या होता है? अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब कि हम किसी वस्तु के इस मतलब कि कोई भी वस्तु ले रहे हैं तो अगर हम इससे आर पार नहीं देख सकते, या हम लोग कोई प्रकाश गुजारते हैं तो इसमें से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, उसी को हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना आप लोगों को मेटल यानी कि धातु के पूरी गुण के बारे में बता दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए। और मैं बेहतरीन क्लास आप लोग को फिटर टर्नर मशीनिस्ट का दे रहा हूँ, जो कि इससे बाहर आप लोग को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं आएगा। बहुत ज्यादा समय लगा है इसको बनाने में। चलिए अब देखिए नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉन मेटल की एक अलग अपनी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल, इसका हिंदी वर्जन नहीं है क्या? हाँ है। ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन भी है, हिंदी वर्जन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग अलग अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अधातु में लोहे की तरह एक अलग चमक नहीं होती। ठीक है, और ये प्राय देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, मेटल ठोस, मुख्यतः ठोस अवस्था में रहता है। सिर्फ एक ही जो धातु है जो कि पारा है वो द्रव अवस्था में रहता है, नहीं तो सभी की सभी ठोस अवस्था में रहते हैं। लेकिन यहाँ की अगर अवस्था की बात करें यानी कि नॉन मेटल की, तो ये किस किस अवस्था में? ये द्रव अवस्था में भी होता है, ठोस अवस्था में भी होता है और गैस अवस्था, तीनों अवस्था में अधातु पाए जाते हैं। याद रखिएगा, तीनों अवस्थाएं इनकी होती हैं। देखिए क्या होता है, अधातु एक प्रकार का रासायनिक तत्व है, यानी कि केमिकल एलिमेंट है, जिसमें आमतौर पर धातुओं से जुड़े कई गुणों का अभाव होता है। जैसे इनके अंदर अपनी चमक नहीं होती, इनको ये उष्मा का संचालन नहीं कर सकते, अपना उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं भेज सकते। इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि इसमें बिजली का हम लोग संचालन नहीं कर सकते, इनका गलनांक क्वथनांक कम होता है। ये सभी चीजें होती हैं अधातु के अंदर। बाकी इसके विपरीत हम लोग धातुओं के अंदर सारा गुण पाया जाता है। देखिए धातुओं के विपरीत गैर अधातुएं गर्मी, बिजली की खराब संवाहक होती हैं, यानी कि ये बिजली को जल्दी नहीं भेज पाता। उनका गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है और अक्सर उनका रंग फीका होता है, यानी कि चमकदार नहीं होते हैं। गैर परावर्तक दिखता है, यानी कि अपारदर्शी भी ये होते हैं। ये आमतौर पर धातुओं के विपरीत आवर्त सारणी के दाईं ओर पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप लोग इसको नोट करिएगा। अब आइए यहाँ पे देखिए कुछ चीजें जो कि हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों का फेरस मेटल क्या होता है, नॉन फेरस मेटल क्या होती है, और एलाय मतलब कि यहाँ पे देखिए फेरस मेटल का मतलब होता है यहाँ पे हम लोग लौह धातु, क्या कौन कौन से लौह धातु होती है और लौह धातु के अंतर्गत कौन कौन सा आता है ये देखेंगे, लौह धातुएं। ठीक है, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन यानी कि मेटल का ही नॉन फेरस मेटल, यानी कि अलौह धातुएं जिसमें लोहा नहीं पाया जाता। लौह धातुओं में लोहा पाया जाता है, लौह धातुएं। अलौह धातुएं इसमें लोहा नहीं पाया जाता, अलौह धातुएं। उसके बाद होता है एक मिश्र धातु, इसमें बहुत सारे धातुओं का मिश्रण होता है, मिश्र धातु। ये तीनों आप लोग देखेंगे, ये क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण है मेटल का। अब देखिए ऐसा लोहा, मेटल का मतलब होता है धातु, ऐसी धातु जिसके अंदर क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो फेरस मेटल के अंतर्गत लोहा पाया जाता है। आप लोग ये टर्म एक नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोहा पाया जाता है किसके अंदर, फेरस मेटल यानी कि लौह धातु के अंदर लोहा पाया जाता है। जबकि यहां पे नोट करेंगे अलौह धातु के अंतर्गत लोहा नहीं पाया जाता, इसके अंतर्गत लोहा नहीं पाया जाता। अब देखिए अलौह धातुओं में कौन कौन सा आ जाएगा, तो ये एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि कापर हो गया, कापर के अंदर लोहा नहीं पाया जाता है। एल्युमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम, इसके अंतर्गत भी आपको लोहा नहीं मिलेगा, एल्युमिनियम के अंदर भी। उसके बाद जिंक हो गया, जिंक के अंदर भी आपको क्या नहीं मिलेगा, जिंक, लोहा नहीं मिलेगा। या लेड हो गया, पीवीजी से बोलते हैं, या टीन हो गया, ठीक है, इसके अंदर भी आपको क्या नहीं मिलेगा, लोहा नहीं मिलेगा।
जबकि लोह धातु के अंतर्गत लोहा, जिसमें लोहा पाया जाता है, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इसमें लोहा पाया जाता है और एक होता है स्टील, इसमें भी लोहा पाया जाता है। ये दो तरह के होते हैं, इनकी कैटेगरी दो होती है, पहला लोहा फेरस मेटल के अंतर्गत, दूसरा स्टील। अब लोहे के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि इसमें कच्चा लोहा होता है। तीन तरह के ये लोहा पाया जाता है, एक होता है कच्चा लोहा, दूसरा होता है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। कच्चा लोहा को हम लोग पिग आयरन बोलते हैं, पिग आयरन आप लोग लिख लीजिएगा, कच्चा लोहा। दूसरा होता है ढलवा लोहा, ढलवा लोहा, ढलवा लोहा को कास्ट आयरन बोलते हैं। तीसरा होता है यहाँ पे राट आयरन यानी कि पिटवा लोहा, पिटवा लोहा, इसको भी बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जिसे हम लोग राट आयरन बोलते हैं, राट आयरन। आप लोग नोट बनाइएगा इसका, राट आयरन। अब देखिए इससे क्वेश्चन पूछता है, इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा। अभी हम लोग शुद्धिकरण पढ़ेंगे ना, तो हम लोग जो चट्टाने हैं अयस्क है उससे हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले जो बनेगा वो कच्चा लोहा बनेगा। तो इससे क्वेश्चन पूछा है कि कच्चा लोहा किस भट्टी से प्राप्त किया जाता है, तो आपको नोट कर लेना है कच्चे लोहे को किस ब्लास्ट फर्नेस से। ढलवा लोहा का पूछेगा तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ कि पोला फर्नेस से, बाकी हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे, आप लोग यहाँ पे उसको मत लिखिए। उसका पिटवा लोहा किससे प्राप्त किया जाता है, तो पुडलिंग भट्टी से प्राप्त किया जाता है, पुडलिंग भट्टी होती है। अब फिर हम उसके बाद फिर स्टील के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि तरह तरह की स्टील होती हैं, जिसमें हम लोग लो कार्बन स्टील के बारे में पढ़ेंगे, माइल्ड कार्बन स्टील के बारे में पढ़ेंगे और हाई कार्बन स्टील के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हाई स्पीड स्टील, ये सभी स्टील के अंतर्गत आता है, जो कि हम लोग आगे कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए फेरस मेटल क्या होता है, जिसमें लोहा पाया जाता है। लोहा पाया जाता है, यानी लोहे दो प्रकार का होता है, एक लोहा होता है, एक सिंपल स्टील होता है, दो तरीके के होते हैं। लोहे के अंतर्गत हम लोग पिग आयरन पढ़ेंगे, ढलवा लोहा पढ़ेंगे, पिटवा लोहा पढ़ेंगे, राट आयरन पढ़ेंगे। और स्टील के अंतर्गत हम लोग लो कास्ट स्टील, लो कार्बन स्टील, माइल्ड कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के बारे में पढ़ेंगे। अब अलौह धातु जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, वो अलौह धातुएं होती हैं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, Pb3 हो गया। अब एक आता है मिश्र धातुएं, इसमें कई धातुओं का मिश्रण होता है ना, मिश्र धातुओं में कई धातुओं का मिश्रण होता है, यानी कि इसे कई धातुओं को मिलाकर मिश्रण होता है, कई धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग बोलते हैं तांबा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए पीतल। तो पीतल किससे बनाया जाता है, तांबा तथा जस्ता से बनाया जाता है ना, तांबा प्लस जस्ता, इसका इस्तेमाल। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पीतल हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इनवार स्टील हो गया, इनवार, ड्यूरेलिमीन, ब्रास, ब्रोंज, ये सभी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को कवर हो गया, आप लोग नोटिस का बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब आइए देखिए फेरस मेटल, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे फेरस मेटल जिसमें लोहा पाया जाता है, ये मैंने बता दिया, जिसमें शॉर्टकट में आप लोगों को बता दिया जिसमें लोहा पाया जाता है। अब आइए इसको थोड़ा डिटेल से आप लोग समझ लीजिए। लौह धातुओं की एक ऐसी श्रेणी है, यानी कि ऐसा प्रकार है जो मुख्य रूप से लोहा से बनी होती है, इसमें मुख्य रूप से लोहा ही पाया जाता है। ये धातुओं में अपनी मजबूती, अस्थायित्व और चुंबकीय गुणों के लिए जानी जाती है। इसमें चुंबक की गुण होती है, अस्थायित्व होता है और मजबूत होता है। लौह धातुओं की उनकी वांछनीय विशेषता के कारण विभिन्न उद्योगों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये कहाँ पे विभिन्न रूप में, व्यापक रूप में, यानी कि बहुत से क्षेत्र में इसका लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। ये तीन प्रकार का होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, पिग आयरन, कास्ट आयरन और राट आयरन। अब देखिए इसको समझ लीजिए, शॉर्टकट में आपको कैसे याद रखना है। मुख्य रूप से लोहे की सामग्री होती है, यानी कि इसमें मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। इसके अंतर्गत चुंबकीय गुण होती है। आपको एक ये की पॉइंट दे रहा हूं, ये की पॉइंट है आप लोगों को याद रखने का शॉर्टकट में, की पॉइंट, ठीक है। अगर इतना आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तो याद रखिएगा, फेरस मेटल जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस मेटल को लोह धातुएं, लोहे मुख्य रूप से लोहा होता है, इसमें चुंबकीय गुण होती है, ताकत और अस्थायित्व होता है और इसमें जंग लगता है, ये बहुत तेज जंग लगता है। लोहे पे आप लोग देखे होंगे, थोड़ी दिन रख दीजिए तो जंग लगना स्टार्ट हो जाता है,
जंग क्यों लगता है? ऑक्सीजन और जल के कारण, ये याद रखिएगा, नमी के कारण। और इसका जो लोहे का गलनांक होता है काफी उच्च होता है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया लौ फेरस मेटल। अब आगे आइए, ये इसके इंग्लिश टर्म मैंने लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब आइए, ये पीडीएफ आप लोग को हम टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, टेलीग्राम में, ठीक है। ये पीडीएफ डाल दूंगा, जो कि सक्सेस कैरियर नाम से ही आप लोगों को टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम से सर्च कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आप लोग का बार का एग्जाम हो या सीआईटीएस का एग्जाम हो या अन्य तरह की एग्जाम हो, तो आप सक्सेस कैरियर ऐप इंस्टॉल करिए। इसमें विभिन्न तरह की पीडीएफ मटेरियल आप लोगों को दिया गया है, टेस्ट सीरीज वगैरह दी गई है, जो कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा करेगा। आप लोगों को यहाँ पे कोई भी क्लास की फीस नहीं ली जा रही है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। तो बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, और इसका आप लोगों को नोट्स भी बनाना है, ठीक है। तो आप लोग फेरस मेटल देख लिया, अब आइए नॉन फेरस मेटल पे, यानी कि अलौह धातुएं, यानी कि यहाँ पे अलौह धातु के बारे में देख लीजिए। अलौह यानी कि आयरन की अनुपस्थिति होती है। अलौह धातु में अभी बताया कि इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, इसमें जंग बहुत कम लगता है, जंग प्रतिरोधी होता है, ये लाइट वेट होता है। वहां पे हेवी वेट होता था, लाइट वेट मतलब हल्का होता है। किसके अपेक्षा है? क्यों हल्का होता है? कि लोहे की डेंसिटी अधिक होती है, घनत्व अधिक होता है, उसके अपेक्षा अलौह धातु की डेंसिटी कम होती है, यानी कि घनत्व कम होती है। उसके बाद होता है लचीला और लचीलापन, इसके अंतर्गत भी लचीलापन इनका गुण है। और गैर चुंबकीय होते हैं, यानी कि इनके अंदर चुंबकीय गुण नहीं होती। सबसे बड़ा प्रॉपर्टी, लोहे के अंदर चुंबकीय गुण होती है, यानी कि वो लोहा चुंबक को आकर्षित करता है, या लोहे को हम लोग क्या बना सकते हैं? चुंबक बना सकते हैं। लेकिन नॉन फेरस यानी कि अलौह धातुओं को हम लोग चुंबक नहीं बना सकते। अलौह धातुओं में क्या क्या आता है? अभी हमने बताया आप लोग को, एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह, ये किस में आता है? किस में आता है? लौह धातुओं में, अलौह धातुओं में आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर, टिन, लीड, गोल्ड, ये इसमें लोहा ले जाएंगे ना, चिपकेगा ही नहीं, याद रखिएगा। तो आइए इसको देख लेते हैं। अलौह धातु उन धातु की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें प्राथमिक घटक के रूप में लोहा नहीं होता है, यानी कि लोहा नहीं होता है। लौह धातुओं की विपरीत इनमें चुंबकीय गुणों की कमी होती है, यानी कि चुंबकीय गुण नहीं होता है, और वे आमतौर पर संक्षारक के प्रति अधिक प्रतिरोधी होता है, ये याद रखिएगा। और देखिए, मैं यहाँ पे यूज नहीं किया हूं, यहाँ पूछा जा रहा है अलौह धातुएं, ठीक है। आइए, फेरस मेटल आप लोग देख लिए, नॉन फेरस मेटल देख लिए, लोहा नहीं पाया जाता, ये भी आप लोग देख लिए। अधातु, जिसमें सबसे मुख्य रूप से इसमें बिजली का संचालन नहीं हो सकता, जैसे सल्फर हो गया, रेड सल्फाइड हो गया, ठीक है। आइए, ये सब मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। नॉन फेरस मेटल, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, आप लोग इंग्लिश में भी देख लेंगे। अब दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। हमने अभी तक क्या देखा? अभी हम लोग देखे कि सारी चीजें हम लोग थ्योरी में पढ़ ली है। अब अंतर पूछ देता है, मुख्य रूप से आपका अंतर आना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ पेज, जो कि आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक तरफ आप लोग हेडिंग डालिए लौह धातुएं, लौह धातुएं हेडिंग डालेंगे। दूसरी तरफ आप लोग हेडिंग डालिएगा अलौह धातु, अलौह धातु, ठीक है। लौह धातु क्या होती है? इसमें लोहा पाया जाता है, शॉर्टकट में लोहा पाया जाता है। अलौह धातु में इसमें लोहा नहीं पाया जाता है, पहला, ठीक है। पहला अंतर क्या हो गया? आप लोग हेडिंग डालेंगे ना, लौह तथा अलौह धातु में अंतर, यानी कि डिफरेंट बिटवीन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, अंतर। तो ये पहला अंतर क्या हो गया? पहला अंतर आप लोगों को पता हो गया कि लौह धातु में लोहा पाया जाता है मुख्य रूप से, इसमें लोहा नहीं पाया जाता है। दूसरा, यहाँ पे लोहे के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो लोहे के अंतर्गत हम लोग पिग आयरन आता है, पिग आयरन, ठीक है, कास्ट आयरन, राट आयरन, राट आयरन, या लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील वगैरह आती हैं। अलौह धातु में क्या क्या आता है? तो इसको नोट कर लेंगे। एल्युमिनियम आता है,
एल्युमिनियम के बाद कापर आएगा, कापर के बाद जिंक आएगा, ये सभी आएंगे, ये याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा आप लोग यहाँ पे लिखेंगे लोहे का गलनांक अधिक होता है, गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होता है। लोहे का गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होता है, जबकि अलौह धातुओं का लोहे की अपेक्षा लौह धातु लिखिएगा, लौह धातु के अपेक्षा कम होता है। आप लोग ठीक है, इसको देखेंगे, थोड़ा राइटिंग अजीब सा लिख रहा है लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया। चौथा पॉइंट यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, ठीक है, लौह धातु हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये मुख्यतः ठोस अवस्था में होता है। ये कैसा होता है? ठोस अवस्था में होता है, पारे को छोड़कर, ये लिख लीजिएगा। पांचवा यहाँ पे आपको लिखना है जंग लगता है। लोहे पे क्या लगता है? जंग लगता है। इसमें क्या लिखेंगे? लोहे पर जंग नहीं लगता है। इसमें किसमें? और अलौह धातु में जंग नहीं लगता। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? बस यही, इसका गलनांक कम होता है। मैंने लिख ही दिया, लौह धातु की अपेक्षा क्या कम होता है? गलनांक तथा क्वथनांक लिखिएगा, गलनांक तथा क्वथनांक, ये सभी आपको नोट करना है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। आइए देख लीजिए इसको एक बार सरसरी निगाहों में। लौह धातु, देखिए लौह धातु के अंतर्गत स्टील, ब्रास, क्रोमियम, गोल्ड, ये सभी क्या है? लौह धातु। एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम अलौह धातु है। कापर क्या है? अलौह। आपका एग्जाम में पूछ देगा, मान लीजिए ऑप्शन दे दिया कि अलौह धातु है, एल्युमिनियम कापर याद रखिएगा, एल्युमिनियम कापर, और आपका गोल्ड हो गया, सोना हो गया, मतलब कि चांदी वगैरह, ये अलौह धातु के अंतर्गत आता है। लौह धातु में लोहे की चीजें जैसे कि पिग आयरन, कास्ट आयरन, ये सभी आ जाएगा। अब देखिए लौह धातु, इसमें लोहे की मात्रा की प्रधानता होती है। अलौह धातु में इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। इस पर जंग अधिक लगता है, लोहे में जंग लगता है, इस पर जंग कम लगता है। यह कम सिकुड़ता है या अधिक सिकुड़ता है? कौन अधिक सिकुड़? लौह धातु, अलौह धातु। इसका गलनांक अधिक होता है, लौह धातु का गलनांक अधिक होता है, इसका गलनांक तथा क्वथनांक लोहे की अपेक्षा कम होती है। तो ये आप लोग हो गया। देखिए पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये भी मैंने करवा दिया। अब देखिए आगे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, ये मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया, आप लोग पढ़ लेंगे इसको, इंग्लिश मीडियम वाले। अब आते हैं लोहा क्या होता है? आयरन आ गया, क्योंकि हम लोग तभी से आयरन पढ़ रहे थे। तो हम देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े हैं ना यहाँ पे। अब इसमें हम लोग लोहे पे चलते हैं। लौह धातु में लोहा होता है, तो अब ये लोहा हम लोग पढ़ने वाले हैं। लोहे के अंतर्गत ही हम लोग क्या पढ़ेंगे? कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, ये तीनों पढ़ेंगे। उसके बाद इसी के अंतर्गत हम लोग स्टील यानी कि लोग आगे पढ़ेंगे। लो कार्बन स्टील, माइल्ड कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, ठीक है, हाई स्पीड स्टील। तो हम लोग लोहे चैप्टर पे आ गए। तो देखिए यहाँ पे लोहा क्या है? लोहा एक रासायनिक तत्व है जिसकी प्रतीक आप लोग देखे होंगे, लोहे को Fe के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, Fe के रूप में लिखा जाता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26 होता है। और पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है। जैविक प्रक्रिया और औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए, यानी कि जैविक कार्य के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं और अजैविक कार्यों के लिए भी उद्योगों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए आयरन इज ए केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल ऑफ Fe एंड एटॉमिक नंबर 26. इट इज वन ऑफ द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ एंड इज इसेंशियल फॉर वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। यानी कि जो हम लोग उद्योगों में बहुत से ऐसे टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है, इसी से लोहे से बनाया जाता है। इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट रोल, ये मेटलर्जी चैप्टर ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है।
चाहे आप किसी भी तरह की फील्ड में जब जाएंगे ना तो देखेंगे, आप घरों में भी देख लीजिए, आपका हर एक में जैसे छड़ हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, उसमें लोहे का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, आपका गैस है उसमें भी लोहे का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो तरह तरह की चीज़ों में आप लोहा पाएंगे। आपका फैन जो चल रहा है उसमें भी लोहा का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, आपका कूलर है उसमें भी लोहे का इस्तेमाल हुआ है। तो जो भी आप देख रहे हैं ना कहीं लोहे का इस्तेमाल आपको आपके ही जगह पे मिल जाएगा। आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाइए, आपके लोहे के सामान दिख जाएंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रोल। तो लोहा हो गया। अब लोहे का मुख्य अयस्क कौन कौन सा है ये भी हम लोग देखेंगे। लोहे का मुख्य अयस्क, तो देखिए लोहे का मुख्य अयस्क हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लोहे का प्रमुख अयस्क मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है ना, लोहे का प्रमुख अयस्क। तो यहाँ पे एक मैं पेज ले रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करेंगे। लोहे का मुख्य अयस्क के रूप में यहाँ पे लोहे का मुख्य अयस्क, ठीक है, लोहे का मुख्य अयस्क कौन कौन सा होता है। लोहे का मुख्य अयस्क तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हेमेटाइट। हेमेटाइट, हेमेटाइट में लोहे की कितना परसेंट पाया जाता है, तो लोहा 70% पाया जाता है। 70% आयरन जो है ये हेमेटाइट में पाया जाता है। दूसरा लोहे का अयस्क क्या है, तो मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, इसमें कितना लोहे का मात्रा पाया जाता है, तो 72% इसमें आप लोगों का लोहा पाया जाता है। तीसरा अगर लिखेंगे तो एक होता है लिमोनाइट। लिमोनाइट, ये सब याद रखिएगा, पूछ देता है लोहे का अयस्क कौन सा नहीं है, बाकी तो दे दिया रहेगा तीनों, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, ये लोहे का अयस्क है। इसमें एक डाल देगा जैसे बॉक्साइट दे देगा, तो बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का अयस्क है। इसके बारे में भी हम तरह तरह के लौह अयस्क के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, ठीक है, कापर का अयस्क कौन सा है, ये सभी हम लोग कवर करेंगे आगे ना। तो आप लोग बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ ना, बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को करवाने वाला हूँ। और फिटर थ्योरी मैं पूरी फ्री में आप लोगों को क्लास पढ़ाऊंगा, 1 रुपये आप लोगों को नहीं लगने वाला है। और यकीन मानिए आप पेड क्लास से भी बेहतर चीज़ें यहाँ पे ले रहे हैं। अब देखिए लिमोनाइट में कितना पाया जाता है, तो इसमें 59% आपका लौह अयस्क पाया जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद सीडेराइट होता है चौथा, सीडेराइट। सीडेराइट में 48% आपका लोहा पाया जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये लोहे का मुख्य अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट, सीडेराइट, ये सभी क्या है, लोहे का मुख्य अयस्क है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा लोहे का मुख्य अयस्क कौन कौन सा है। अब देखिए लोहे का मुख्य अयस्क यहाँ पे हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया और पाइराइट, 3 मुख्य लालिमा लोहे के अयस्क हैं जो अयस्क खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। ये किसके रूप में पाए जाते हैं, खनिजों के रूप में। इनमें से प्रत्येक केमिकल सूत्र और विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हेमेटाइट का क्या है, मैग्नेटाइट, पाइराइट क्या है। तो यहाँ पे देखिए हेमेटाइट के मैंने पूरी यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से, हेमेटाइट को कैसे लिखते हैं, Fe2O3, ठीक है। देखिए केमिकल सूत्र हमने लिख दिया, इसका मतलब है यह 2 अणु आयरन और 3 अणु ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है ना। हेमेटाइट में आयरन का प्रतिशत 70% होता है और विशेषता इसकी क्या है, हेमेटाइट एक लालिमा लोहा अयस्क है और इसकी रंग लालिमा रंग होता है। यह लोहे के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। और मैंने इसमें आप लोगों को बता दिया कि 70% शुरू में ही बता दिया था कि इसमें क्या होती है, हेमेटाइट में लोहा पाया जाता है। उसके बाद सीडेराइट में हमने आप लोगों को बताया था 72% आयरन होता है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होते हैं, तो ये Fe3O4 होता है, Fe3O4 होता है ना। अब देखिए इसमें 72% याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत भी लालिमा होती है, यानी कि ये लाल कलर का होता है। यह लोहे के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी खास बात यह है कि यह आकर्षण शक्ति के साथ मैग्नेटिक बन जाती है, यानी कि मैग्नेटाइटी की वजह से लोहे में मैग्नेटिक गुण यानी कि चुंबकीय गुण होती है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे, अब होता है पाइराइट। तो पाइराइट को हम लोग FeS2 के रूप में लिखते हैं। यह 2 अणु आयरन और 2 अणु सल्फर से मिलकर बना होता है। इसमें 40% आयरन पाया जाता है, 40% आयरन पाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाइराइट, देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को पाइराइट के बारे में नहीं बताया था, तो 5वां यहाँ पे पाइराइट लिख लीजिए। पाइराइट, पाइराइट में कितने परसेंट, 40% आपका इसमें लोहा पाया जाता है। मूर्खों का सोना, क्वेश्चन पूछता है मूर्खों का सोना क्या है, मूर्खों का सोना
तो पाइराइट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार मतलब हर बार एग्जाम में ये देखने को मिल जाता है, पूछता है मूर्खों का सोना क्या है, तो पाइराइट है। ठीक है, बिल्कुल सोने की तरह ये चमकता है। ठीक है, पाइराइट आ जाते हैं। देखिए विशेषता, पाइराइट गोल्ड आइटम यानी कि फुल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है, यानी कि मूर्खों का सोना, मूर्खों के सोना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी धातु ब्लॉक्स में ताजगी और चमक होती है, जो सोने की तरह दिखती है। यह लोहे के उत्पादन में कुछ स्थानों में सम्मिलित होती है, लेकिन यह सोने की तरह मूल स्वरूप में उपयोग नहीं होता है। यानी कि जैसे हम लोग सोना को आभूषण बनाने में इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम लोग सोने की चीजें मतलब बताने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। रोल गोल्ड आप लोग सुने होते हैं, वो क्या होता है, मूर्खों का ही सोना होता है, पाइराइट से मिलकर बना होता है, क्योंकि यह आयरन सल्फाइड होता है, यह अच्छे गुणकारी नहीं होते। इसमें और भी चीजें जैसे कि रोल गोल्ड में मिलाकर रोल गोल्ड बनाया जाता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया पाइराइट। अब हम लोग पढ़ेंगे लोहे का शोधन। ठीक है, लोहे का शोधन के बारे में पढ़ेंगे। तो लोहे के शोधन में क्या क्या चीजें आएंगी वो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग खनन यानी कि जो माइनिंग है उससे हम लोग चट्टानों को निकालते हैं। उसके बाद क्रशिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्रशिंग का क्या होता है कि यानी कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, यानी कि पीसना समझिए। उसके बाद उसे हम लोग बेनिफिशियल कैसे बनाते हैं, लाभकारी बनाते हैं। फिर उसको हम लोग मेल्टिंग करते हैं, यानी कि उसे पिघलाते हैं, और उसके बाद हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, यानी कि शुद्ध लोहा प्राप्त करते हैं। अब खनन के अंतर्गत ही हम लोग बहुत चीज पढ़ेंगे। खनन के अंतर्गत हम लोग सांद्रण विधि पढ़ेंगे। सांद्रण विधि होता है एक, सांद्रण विधि। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, दूसरा आप लोग लिखिएगा ग्रेविटी विधि, यानी कि हम लोग जो लोहा है अयस्क से लोहा प्राप्त करेंगे, ग्रेविटी विधि द्वारा शुद्ध करेंगे। तीसरा जो हम लोग शुद्ध करेंगे, यहाँ पे तीसरा आप लोग नोट करिएगा, मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय विधि से शुद्ध करेंगे, चुंबकीय विधि। ये सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग नोट देखें, दिया है कि लोहे का शोधन। लोहे का शोधन क्यों करते हैं? आमतौर पे हम लोग कच्चे पदार्थ के रूप में चट्टानों से, तो हमें पता है कि चट्टान में लोहा है, लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। किसी को दे दीजिए, लीजिए ये चट्टान, ले जाके आप कुछ बना लीजिएगा, तो बना पाएगा? उसको तो निकालना भी पड़ेगा ना उसके अंदर से वो लौह धातुएं। तो आइए, लौह शुद्धिकरण में आमतौर पर प्रक्रिया की एक श्रृंखला के माध्यम से कच्चे लोह अयस्क में अशुद्धियों को निकालने की शामिल होती है। यानी कि कच्चे लोहे में अशुद्धियां बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत तरह के उसमें एलिमेंट होते हैं, जिसे तत्व होते हैं, जो कि निकालना पड़ता है। उपयोग की जाने वाली विशिष्ट विधि लौह अयस्क के प्रकार, इसकी अशुद्धि और शुद्ध लोहे की इच्छित उपयोग पर निर्भर हो सकती है। यह शुद्धिकरण विधियों का एक सामान्य अवलोकन दिया गया है। चलिए अवलोकन को देखते हैं। अवलोकन सबसे पहला यहाँ पे आता है सांद्रण विधि, कंसंट्रेशन विधि। क्या होती है? तो देखिए, सांद्रण, जिसे खनिज सांद्रण या अयस्क ड्रेसिंग के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी से निकाले गए अयस्क या कच्चे माल से मूल्यवान खनिजों को अलग करने की प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। सांद्रण क्या कहलाती है? 60 में आप लोग लिखेंगे कैसे? सांद्रण, आप लोग 60 में लिखिए सांद्रण। सांद्रण जिसे हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रेशन, इंग्लिश में कंसेंट्रेशन। क्या होता है इसको समझ लीजिए। जो कच्चा पदार्थ के रूप में यहाँ पे अयस्क है, ठीक है, और इसी को हम लोग जब उपयोगी लोहा बनाते हैं, बहुत से विधि हो सकती है, उपयोगी धातु बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अशुद्ध सांद्रण में क्या करते हैं? अशुद्धियों को दूर करते हैं, अशुद्धियों को दूर करते हैं, याद रखिएगा। इसमें अशुद्धियों को क्या करते हैं? दूर करते हैं। तो आइए, अशुद्धियों को दूर कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे कुचलेंगे या पीसना। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक जगह इसको लिख देता हूं, यहाँ पे आ जाइए। कुचलना और पीसना, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे चट्टाने हैं, तो इस चट्टान को किसी मशीन में डालकर, क्रशिंग मशीन होती है, डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल बारीक बारीक कण में हम लोग बांट लेते हैं, जिसमें लोहा भी पीस जाता है, ये भी पीस जाता है, छोटे छोटे कण बन जाता है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कण बना दिया ना। तो अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रशिंग कहते हैं या ग्राइंडिंग कहते हैं। ग्राइंडिंग मशीन में भी हम लोग पीस कर छोटे छोटे कण बना लीजिए,
चट्टान को जिसमें लोहा की मात्रा है, जिसमें पता चले कि ये इसमें लौह का अयस्क है, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में ही बांट लेना क्या कहलाता है? कूचना या पीसना कहते हैं, क्रशिंग या ग्राइंडिंग कहते हैं। खनन किया गया अयस्क आमतौर पर बड़ी चट्टानों या टुकड़ों के रूप में होता है जिन्हें छोटे कणों में तोड़ने की आवश्यकता होती है। कुचलना और पीसना सांद्रण प्रक्रिया की प्रारंभिक चरण है, याद रखिएगा, सांद्रण विधि की पहला विधि है। ठीक है, अगला आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग छोटे छोटे कण जो हैं, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कण, बड़ा बड़ा चट्टान था, अब उसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए हैं, यानी कि पीस दिए हैं, बिल्कुल बारीक पाउडर के रूप में इसे बना दिए हैं। ये यहाँ पे मान लीजिए पाउडर। अब इस पाउडर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे रखते हैं, और इसमें आपको पता है कि विभिन्न तरह की अशुद्धि भी होती हैं, तो इसमें पानी का फव्वारा देते हैं, और पानी की फव्वारा क्या होता है, इसमें ये पाउडर मिल जाता है। पाउडर मिलने की वजह से जो लोहा होता है ना, ये तली में बैठ जाता है। यहाँ पे देखिए पीला पीला आपको दिखाई दे रहा होगा, और ऊपर पानी का बछौर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पानी फिसल कर निकल जाता है, और जो लौह धातु के कण हैं भारी होने की वजह से यहाँ पे बैठ जाता है। भारी होने की वजह से क्या होता है, आपको पता है, कोई भी भारी चीज, कोई भी चीज गिराए, गुरुत्वाकर्षण विधि के कारण आपका वो धातु नीचे की तरफ ही जाएगा, या कोई भी वस्तु नीचे की तरफ जाएगी। और धातु की कोई डेंसिटी, घनत्व अधिक होता है, तो वो तली पे बैठ जाता है, और अशुद्धियां ऊपर ऊपर जो पानी के साथ बह जाती हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण विधि। आइए देखते हैं, खनिजों को उनके गुरुत्वाकर्षण में अंतर के आधार पर अलग अलग करने के लिए गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण विभाजक में जैसे कि जिग शेकिंग टेबल, सर्पिल सांद्रण भारी खनिज के नीचे बैठ जाते हैं, जबकि हल्के गैम पदार्थ हटा दिए जाते हैं। इस विधि में उपयोग अक्सर सोना, टीन, अन्य भारी खनिजों को अलग करने के लिए किया जाता है। दूसरी विधि होती है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक टेबल हो गया, जिसे हम लोग शेकिंग, यानी कि ये टेबल एक वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा, इसके ऊपर हमने पाउडर डाल दिया पाउडर डाल दिया। ठीक है, तो अब ये कंपन करेगा, और ये पाउडर को कंपन करने की वजह से आपको पता है कि भारी चीजें नीचे जाएंगी और जो हल्की चीजें ऊपर आएंगी। तो जो ऊपर आ जाती हैं उनको अलग कर लेते हैं, और भारी चीजें हमारा नीचे तली में बैठ जाता है, वो हमारा क्या है, इस विधि से जो हम लोग लौह धातु प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। दूसरी विधि क्या होती है, दूसरी विधि यहाँ पे आप लोग देखेंगे, एक होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि में आप लोग इधर के पॉइंट अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए पाउडर के कण हम लोग यहाँ पे डालते हैं। ये क्या है, जो छोटे छोटे चट्टान, हम लोग बड़े बड़े चट्टानों को क्या कर दिए, पाउडर में बना दिए थे, पाउडर फॉर्म में पीस दिए थे। ठीक है, अब पाउडर को क्या करते हैं, एक यहाँ पे दो रोलर होती है, इन चीजों को समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दो रोलर होता है, और ये क्या होती हैं, दोनों चुंबक होते हैं। ठीक है, और ये चलता रहता है, ये पट्टी चलती रहती है, और ये चुंबक गोल गोल घूमता रहता है। तो आपको पता है कि हमने इस पट्टी जो चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे मूवमेंट जो कर रही है, यहाँ पे मेरा कर्सर देखिएगा आप लोग, ये जो मूवमेंट कर रही है, इस मूवमेंट होने की वजह से पाउडर क्या होगा, आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। और आपको पता है ये वाला पार्ट क्या है, चुंबक है, मैग्नेटिक रोलर है ये सभी, यानी कि चुंबकीय रोलर है, इसमें चुंबक की क्वालिटी है। तो आपको पता है ये क्या करेगा, ये लोहे को खींचेगा ना, चुंबक के अंदर क्वालिटी होती है लोहे को खींचेगा, तो लोहे को खींचेगा, देखिए यहाँ पे लोहे को खींचकर इधर कर दिया, और जो अशुद्धि है उसको नहीं खींचेगा, तो ये क्या करेगा, इधर के साइड में अशुद्धियां आ जाती है, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल, यानी कि जो जिसमें चुंबक की गुण नहीं होती है, यानी कि जो अशुद्धि के रूप में होते हैं, ये इस वाले बॉक्स में आके गिर जाते हैं। और जिसमें चुंबक होता है ये रोलर में चिपके रहते हैं, चिपके रहते हैं, चिपके रहते हैं। जैसे ही ये रोलर से दूर होते हैं, रोलर इधर की तरफ बढ़ने लगता है, आगे की तरफ, तो ये क्या होता है, चुंबक यहाँ तो नहीं है ना, रोलर में है, तो ये गिर जाता है। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट जो वाली जो बॉक्स है ना, इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल आ गए, यानी कि चुंबकीय कण आ जाते हैं, चुंबकीय कण। जो अचुंबकीय कण है ये इस वाले बॉक्स में आ जाते हैं। इस प्रकार चुंबक लौह धातुओं को अशुद्धियों से चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम लोग अलग कर देते हैं। ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब थ्योरी को पढ़ के समझ लीजिए। चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग उन खनिजों को अलग करने के लिए किया जाता है जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है, और जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, यह लौह अयस्कों को अलग करने के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाते हैं। जहां लौह युक्त खनिजों को गैर चुंबकीय गैंग सामग्री से अलग किया जाता है। बाकी मैंने यहाँ पे आप लोगों को फिगर के माध्यम से क्या कर दिया, आप लोगों को मैंने समझा दिया। देखिए यहाँ पे लिखा है ना फाइन ग्राउंड ओर। फाइन ग्राउंड का मतलब होता है छोटे छोटे कण,
अयस्क के छोटे छोटे कण यहाँ पे डाला गया है, ये आगे पट्टी चलती रहती है और यहाँ पे चुंबकीय रोलर है, चुंबक में चिपक जाता है और जैसे ही चुंबक से अलग होता है पट्टी से, ये इधर बॉक्स में गिर जाता है जो कि मैग्नेट वाले पार्ट हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये चुंबकीय पृथक्करण विधि हमने पढ़ लिया। अब आइए प्रगलन होता है। अब आपको पता चल गया, आपने चुंबकीय विधि से क्या कर लिया, यहाँ पे आयरन को प्राप्त कर लिया, आयरन को प्राप्त कर लिया और यहाँ पे नन आयरन को प्राप्त कर लिया। नन आयरन जिसमें लोहा नहीं होता है या अशुद्धि जो होती है, ये अशुद्धि है एक तरह से, मान लीजिए अशुद्धि। ठीक है, अब आइए, ये जो आयरन मिला हुआ है अभी भी इसके अंदर अशुद्धि होती है, यानी इसके अंदर अभी भी अशुद्धि है, इनको अभी भी साफ करना है। ये शुद्ध लोहा हमें प्राप्त नहीं हुआ है अभी। अब हम इसे क्या ले जाएंगे, भट्टी में ले जाएंगे। भट्टी मतलब बोले तो फर्नेस। ठीक है, फर्नेस में ले जाकर अब इसे हम लोग पिघलाएंगे। पिघलाकर क्या होगा कि जब ये पिघलेगा तो पिघलने की वजह से जो लोहा होगा ना, शुद्ध लोहा, वो नीचे तली में बैठ जाएगा। इसमें केमिकल वगैरह भी मिलाएंगे और जो अशुद्धियां इसके अंदर अभी भी हैं वो ऊपर झाग के रूप में आ जाएंगी। नीचे तली में जो बैठता है ना आयरन, उसको हम लोग सुराख से बाहर निकाल लेते हैं, जो कि शुद्ध लोहा के रूप में, पिटवा लोहा के रूप में प्राप्त होता है। तो आइए यहाँ पे देखिए, प्रगलन, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, यानी कि जो लोहा प्राप्त हुआ है ना वो अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, तो हम उसे क्या करेंगे, गलाएंगे ब्लास्ट फर्नेस में। कौन से फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस है ये, आपको मैंने बताया था ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा लोहा प्राप्त होता है, तो मैं अभी पीछे बताया था पिग आयरन, यानी कि कच्चा लोहा प्राप्त होगा, पिग आयरन। पिग आयरन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कच्चा लोहा प्राप्त होगा। तो चलिए इसको देख लीजिए, इसमें क्या होता है, देखिए ब्लास्ट फर्नेस में क्या करते हैं, जो छोटे छोटे कण हम लोग को आयरन का मिला ना, इसमें भी अभी अशुद्धियां हैं आयरन। इस आयरन को हम लोग क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं ऊपर से। इसके साथ में हम लोग चार्ज आयरन डालते हैं, ओर डालते हैं, यानी कि अयस्क डालते हैं, कोक डालते हैं और लाइम स्टोन को डालते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें भट्टी में चली जाती है और यहाँ से ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक इसको क्या करते हैं, भट्टी, ये अग्निशः ईंटों से बने होते हैं, यानी कि इसके अंदर ऐसी ईंट प्रयोग में लाती है जो कि गर्मी को सह सके, अधिक उच्च तापमान तक सह सके, 1500 डिग्री सेल्सियस तक को सह सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी चीजें और समझ लीजिएगा। पिग आयरन हम लोग पढ़ रहे हैं, पिग आयरन। अब ये क्या करता है, यहाँ पे आपको पता है कि इसमें गैस तो बनेगी, तो हॉट गैस को निकलने के लिए यहाँ क्या होल छोड़े रहते हैं, तो ये गैस से, हॉट गैस से बाहर निकलती हैं। अब यहाँ पे आइए, जो हमने आयरन ओर यानी कि लौ अयस्क डाला था, ये लौ अयस्क जो मिला था उसको डाला था, कोक डाला था और लाइम स्टोन डाला था। ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा, Fe2O3, यानी कि फेरस ऑक्साइड के रूप में डाला गया है कोक को, और ये हमें क्या बनाएगा, लोहा बना कर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के देगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये स्लैग के रूप में 850 डिग्री में स्लैग के रूप में हो जाएगा। अब ये स्लैग कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में और कार्बन, ये दोनों मिलाकर आपका क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाएगा। फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, देखिए यहाँ पे C और O2 मिलाकर, यानी कि कार्बन जो हमने डाला था इसमें, ठीक है, कोक के रूप में, और ऑक्सीजन से मिलकर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और हॉट एयर ब्लास्ट यहाँ से दिया जाता है, यानी कि हॉट एयर दिया जाता है दोनों तरफ से, जिसकी टेम्परेचर ये जो पिघल के कितना हो जाता है, 15,000 डिग्री सेल्सियस। ऊपर के तरफ जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर कम होगा 250 डिग्री, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे आपको पता है कि उतना ही ज़्यादा गर्म होगी, उतना ही ज़्यादा हीट होगा, 1500 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे जो स्लैग बनाएगा हॉट एयर के रूप में सॉरी, यहाँ पे देखिए मोल्टेन स्लैग नीचे तली में आ जाएगा और उससे नीचे आपका जो मोल्टेन मेटल है, यहाँ पे क्या होगा, मोल्टेन मेटल, मोल्टेन पिघला हुआ धातु, ये क्या होता है, लाल जो दिखाया गया इधर से निकाल दिया जाता है मोल्टेन मेटल को, जिसे हम लोगों को पिग आयरन प्राप्त होता है। पिग आयरन मतलब कच्चा लोहा प्राप्त होता है, और जो अशुद्धियां होती हैं वो स्लैग के रूप में बन जाती हैं और यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है अशुद्धियों को।
अब आइए क्या होता है मेल्टिंग, आप लोग पता चल गया। प्रगलन एक ब्लास्ट फर्नेस में शुद्ध लोहे अयस्क को उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त अशुद्धियों को दूर किया जाता है और परिणाम स्वरूप पिघला हुआ लोहा प्राप्त होता है। भट्टी में कार्बन आमतौर पर कोक के रूप में होता है। कार्बन किसमें? कोक के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ पे किया हूँ ना, तो वो वैसे बन गया है। देखिए आयरन। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, मिलाने से आयरन ऑक्साइड को मौलिक आयरन में बदलने की मदद मिलती है। ये सारी चीजें हमने समझा दिया, मेल्टिंग पॉइंट। अब आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पे शोधन, रिफाइनिंग मेथड। अब आपको पता हो गया कि हमें तो लोहा मिल चुका है ना, अब कच्चा लोहा मिल गया, अब मतलब हम उसे विभिन्न तरह के और भी शुद्धि करेंगे, क्योंकि सबसे अशुद्ध लोहा होता है कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन। अभी उसके अंदर भी हम लोग बहुत से प्रक्रिया के माध्यम से हम उसे कास्ट आयरन में बदलेंगे, बहुत से प्रक्रिया के माध्यम से राट आयरन तक, जो कि सबसे शुद्ध लोहा होता है। लोहे में सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? राट आयरन यानी कि पिटवा लोहा होता है। अब भी हम उस प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। ये शोधन आप लोगों को समझ में आ गया। अब आती है रिफाइनिंग मेथड, जिसे हम लोग बोलते हैं शोधन विधि में ये क्या है, रिफाइनिंग प्राप्त की जाती है। गलाने से प्राप्त पिघले हुए लोहे में कुछ अशुद्धियां अभी भी होती हैं, जिसमें मुख्यतः कार्बन, सल्फर और फास्फोरस आदि होती हैं। बुनियादी ऑक्सीजन की स्टील मेकिंग या इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस गलाने जैसी शोधन प्रक्रियाओं का उपयोग लोहे को और अधिक शुद्ध करने और इसी कार्बन सामग्री को वांछित स्तर पर समायोजित करने के लिए हम लोग रिफाइनिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। आइए देखिए इसको। अब जो रिफाइनिंग मेथड है, आपको पता चला कि 3 तरह की लोहे हम लोग पढ़ेंगे। पिग आयरन यानी कि पिग आयरन जिसे हम लोग कच्चा लोहा बोलते हैं, कच्चा लोहा। गड़ा हुआ लोहा यानी कि यहाँ पे कास्ट आयरन, और राट आयरन, राट आयरन यानी कि पिटवा लोहा, कि 3 अलग अलग रूप हैं। कौन कौन सा? कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और राट आयरन। यहाँ पे आप लोग देखिए ये बिल्कुल टर्म यूज गलत हो गया है। कच्चा लोहा यानी पिग आयरन को कच्चा लोहा बोलते हैं, कास्ट आयरन को ढलवा लोहा आप लोग लिख लीजिएगा, ढलवा लोहा, और राट आयरन को पिटवा लोहा। 3 तरह के लोहे हम लोग पढ़ेंगे, पिटवा लोहा। ये लोहे के अलग अलग रूप होते हैं, प्रत्येक के अपने गुण और उपयोग अलग अलग हैं। यहाँ प्रत्येक का उनके प्रमुख गुणों के साथ साथ यहाँ पे अवलोकन दिया गया है, ओवरव्यू आप लोग को दिया गया है, की प्रॉपर्टी दी गई है। सबसे पहले देखिए पिग आयरन हम लोग प्राप्त करते हैं, कच्चा लोहा जिसे बोलते हैं, कास्ट आयरन को ढलवा लोहा, राट आयरन को पिटवा लोहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे हाँ पिग आयरन के बारे में है। तो सबसे पहले कच्चा लोहा आप लोगों को टर्म जो यूज करना है ना, पिग आयरन किससे प्राप्त किया गया था? अभी ये ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। कास्ट आयरन किससे प्राप्त किया जाता है? यानी कि एक होता है क्यूपोला फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस से प्राप्त किया जाता है कास्ट आयरन को। पिटवा लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? तो एक होती है पुडलिंग फर्नेस, ठीक है, पुडलिंग फर्नेस, इससे हम लोग प्राप्त करते हैं। ये तीनों को हम लोग अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म से समझेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग कच्चा लोहा के बारे में समझ रहे हैं, तो लोहे का सबसे अशुद्ध रूप होता है, सबसे लोहे का सबसे अशुद्ध रूप, नोट करिएगा, अशुद्ध रूप होता है ये पुडलिंग फर्नेस से जो प्राप्त होता है पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा क्या होता है? ये लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है। तो दोनों में अंतर है, पूछ देगा लोहे का सबसे अशुद्ध रूप बताइए, फटाक से आपका कहाँ जाना चाहिए? पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा पे जाना चाहिए। लोहे का सबसे शुद्ध रूप बताइए, तो राट आयरन यानी कि पिटवा लोहा पे जाना चाहिए, ठीक है। अब आइए, ये आप लोगों को पता चल गया। अब इसकी हम लोग और डिटेल देख लेते हैं, ठीक है, और डिटेल यानी कि पिग आयरन में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आइए पिग आयरन देखते हैं। पिग आयरन को शॉर्ट टर्म में ये सबसे क्या होता है? अशुद्ध होता है, अशुद्ध लोहा, ये सबसे अशुद्ध लोहा होता है, याद रखिएगा, सबसे अशुद्ध लोहा। की पॉइंट दे रहा हूं याद रखने का। इसमें लोहा कितना पाया जाता है? तो इसमें लोहे की मात्रा जो होती है 93% यानी कि 93% तक लोहा पाया जाता है, और 7% और अशुद्धियां पाई जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे याद रखेंगे कार्बन इसमें कितना पाया जाता है? 4% कार्बन पाया जाता है। सल्फर और शेष में सल्फर,
शेष जो है साथ में क्या होता है, साथ में जो है ना 4% कार्बन और शेष अन्य अन्य चीजें पाई जाती है, ये याद रखिएगा। अब देखिए सबसे अशुद्ध लोहा पिग आयरन कच्चा लोहा होता है। अब आइए पढ़ लेते हैं। पिग आयरन स्टील के उत्पादन में एक मध्यवर्ती उत्पाद है, यानी कि इसका प्रयोग हम लोग स्टील बनाने में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को पढ़ा था ना ये लोहे के अंतर्गत स्टील भी आता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया था, एक मिनट यहाँ पे आ गया था, देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे लोहा। लोहा इसमें 3 तरह के लोहा होता है, स्टील होता है, तो ये लोहे के अंतर्गत ही आता है ना, तो ये हमने आप लोगों को बता दिया था, पढ़ा दिया था, ठीक है। स्टील बनाने के काम में आता है क्या, आइए देखते हैं। पिग आयरन हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये स्टील के उत्पादन में एक मध्यवर्ती उत्पाद है। इसका उत्पादन लो एस को ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाकर किया जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। यहाँ पे कहाँ पे, ब्लास्ट फर्नेस में प्राप्त किया जाता है। पिग आयरन में आमतौर पर सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस जैसी अन्य अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियों के साथ साथ लगभग 3 से 4% कार्बन भी होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बताया था, और 7% में अन्य शेष सभी क्या होते हैं, अन्य अशुद्धियां होती हैं। अब इसकी गुण देख लीजिए, ये उच्च कार्बन सामग्री है, जो इसे अधिकांश अनुप्रयोग के लिए भंगुर होता है और अनुपयुक्त होता है। क्योंकि ये अशुद्ध लोहा है तो इसलिए भंगुर होगा और अनुपयुक्त, यानी कि बहुत कम प्रयोग में लाया जाता है इसका। अपेक्षाकृत कम गलनांक होता है। अभी हमने पढ़ा था लोहे का गलनांक अधिक होता है, मतलब अन्य तरह जितने भी तरह के लोहे हम लोग पढ़े थे, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, तो कच्चा लोहा का गलनांक अन्य लोहे से कम होता है, ठीक है। उच्च तापीय चालकता होती है। मुख्य रूप से इस्पात निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कच्चा पदार्थ मुख्य रूप से इस्पात यानी कि स्टील के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अब दूसरा हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कास्ट आयरन के बारे में, ठीक है। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है, क्यूपोला फर्नेस से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। इसमें चलिए देख लेते हैं क्यूपोला कास्ट आयरन। तो ये क्या होता है, कास्ट आयरन के बारे में की पॉइंट याद रखिएगा। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, कार्बन की मात्रा 2 से 4% के आसपास होता है, कार्बन की मात्रा लो, ठीक है। अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट आप लोग को याद रखना है। मेल्टिंग यानी कि कितने पे पिघलता है कास्ट आयरन, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि कितना होता है, तो ये 1150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। इतने पे ये ढलवा लोहा पिघल जाता है, ठीक है। ये की पॉइंट याद रखिएगा। और ये कास्ट आयरन किससे प्राप्त किया जाता है, तो क्यूपोला फर्नेस, आपको याद ही है, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया क्यूपोला फर्नेस। ये बार बार टर्म में क्यों यूज कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए। अब आइए, कच्चा लोहा व लोहा, सॉरी यहाँ कच्चा लोहा नहीं, ढलवा लोहा, जिसमें पिग आयरन की तुलना में अधिक कार्बन, अच्छा कच्चा लोहा वह लोहा है जिसमें पिग आयरन की तुलना में अधिक कार्बन सामग्री होती है, आमतौर पर 2 से 4% के बीच होता है। यानी कि यहाँ ढलवा लोहा कर लीजिएगा। ढलवा लोहा पिग आयरन की तुलना में इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है, ठीक है। यहाँ पे अधिक लिखा है ना, कम लिख दीजिएगा, कम होती है। देखिए ढलवा लोहा वह लोहा है जिसमें पिग आयरन की तुलना में, यानी कि कच्चा लोहा की तुलना में कम कार्बन सामग्री होती है। तो अब कितना कम होता है आपको पता है, कच्चा लोहा मैंने पढ़ाया था, यानी कि पिग आयरन पढ़ाया था, इसमें हमने बताया था कार्बन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है, 4% होता है। 4% पढ़ाया था ना पीछे, देखिए इधर आइए, पिग आयरन अशुद्धि कार्बन की मात्रा 4%, तो 4% से इसमें कम होता है। 4% से कम मतलब 2 से 4% के बीच होता है। इसमें सिलिकॉन सहित अन्य तत्व, अन्य अशुद्धियों के अंश भी मिले होते हैं इसमें। ये भंगुर टूटने का खतरा होता है। ये कास्ट आयरन कैसा होता है, भंगुर होता है, यानी कि आप लोग देखे होंगे मशीनों का जो बेस बनाया जाता है, आधार बनाया जाता है, कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है। उत्कृष्ट गर्मी प्रतिधारण होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें गर्मी का रेजिस्टेंस करता है, यानी कि जल्दी गर्मी अपने मतलब जल्दी ठंडा हो जाता है, जो इसे खाना पकाने और हीटिंग अनुप्रयोग के लिए उपयोग होता है। अब इसको थोड़ा इंग्लिश टर्म में यूज कर लेते हैं। एक्सलेंट हीट रिटेंशन मेकिंग इट सुटेबल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग एप्लीकेशन, यानी कि ढलवा लोहा का इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने वाली सामग्री जैसे हीटर वगैरह हो गया, आप लोग देखे होंगे, उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि हीट कम मतलब अवशोषित करता है। ये अच्छा घिसाव प्रतिरोधी होता है, ठीक है, यानी कि ये बहुत कम घिसता है। प्रतिरोध का मतलब होता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस पावर अधिक होता है, यानी कि जल्दी घिसता नहीं है, ठीक है। कास्ट आयरन हो गया। अब आगे आते हैं राट आयरन।
अब हम क्लास राट आयरन पे ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा। बाकी जो अन्य चीज़ें रह जाती हैं बाकी मैं अगले क्लास में कवर करूंगा। अब आइए, राट आयरन को हम लोग क्या कहते हैं? पिटवा लोहा कहते हैं। राट आयरन को क्या कहा जाता है? पिटवा लोहा कहा जाता है। ठीक है, अब पिटवा लोहा ये हमने बताया था सबसे ये शुद्ध लोहा होता है, सबसे शुद्ध लोहा होता है, सबसे शुद्ध लोहा, याद रखिएगा, सबसे शुद्ध लोहा होता है। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, कास्ट आयरन से अधिक होगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका याद रखना है, यानी कि पिघलेगा कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है? तो 1550 डिग्री सेल्सियस से ये 1600 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है? मेल्ट हो जाता है, यानी कि पिघल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जबकि सबसे शुद्ध लोहा है, यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाया जाता है। कितना कम पाया जाता है? तो ये याद रखेंगे आप लोग, 0.8% से भी कम पाया जाता है। ठीक है, 0.08%, यानी कि कार्बन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब आइए पढ़ लेते हैं। पिटवा लोहा यानी कि राट आयरन 0.08% से कम कार्बन सामग्री के साथ साथ लगभग शुद्ध लोहा होता है, सबसे शुद्ध लोहा। इसमें थोड़ी मात्रा में स्लैग अशुद्धियां भी होती हैं। ठीक है, यह आयरन का सबसे शुद्ध लोहा होता है। अब इसकी गुण क्या है? तो ये कठोर और लचीला होता है, संक्षारण प्रतिरोध होता है, उच्च तन्यता शक्ति होती है, यानी कि इसके अंदर तन्यता शक्ति अच्छी होती है, अच्छी वेल्डेबिलिटी होती है, यानी कि इसे वेल्ड किया जा सकता है। कास्ट आयरन को वेल्ड नहीं किया जा सकता है, कास्ट आयरन को वेल्ड नहीं किया जा सकता है, इसको याद रखिएगा, वेल्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ग्रेफाइट का अभाव होता है, अत्यधिक कठोर पहनने की प्रतिरोध होती है, यानी यहाँ पे वियर रेजिस्टेंस होता है, पहनना नहीं, वियर मतलब घिसाव प्रतिरोध होता है, यानी घिसाव नहीं होता, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया। पिटवा लोहा भी बता दिया आप लोगों को। ठीक है, तो हमने आप लोगों को पिटवा लोहा तक कंप्लीट करा दिया। अब आगे क्या क्या बच जाता है, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या पॉइंट और रह जाता है आप लोगों का। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सबसे शुरू में कंटेंट पे, जो कि मैं आप लोगों को बताया था। अब देखिए, मैंने यहाँ तक आप लोगों को राट आयरन तक कंप्लीट करा दिया है। अगले क्लास में हम आप लोगों को स्टील के बारे में कंप्लीट करा देंगे। विभिन्न तरह की क्लासिफिकेशन, यानी कि विभिन्न तरह की स्टील होती हैं जो आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ स्टील आप लोगों को एग्जाम्पल में बता देता हूँ। कुछ स्टील जो होती हैं, देखिए स्टील कई तरह की होती हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था ना कि यहाँ पे हम लोग लो कार्बन स्टील के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हाई कार्बन स्टील के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद मीडियम कार्बन स्टील के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद हाई स्पीड स्टील जो कि कटिंग टूल वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी बारे में क्लासिफिकेशन में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो होता है कार्बन मिलाने की वजह से लो कार्बन, माइल्ड कार्बन और हाई कार्बन स्टील बनती है। ठीक है, तो कार्बन स्टील क्या होता है, एलॉय स्टील क्या होता है, इसके बारे में डिफरेंस देखेंगे, और स्टील मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस क्या है अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। उसके बाद अन्य टर्म आएगी, जैसे कि बक्साइट किसका अयस्क है, ये सभी अयस्क मैं एक जगह आप लोग को कंप्लीट करा दूंगा, यानी कि दो क्लासें और लगेंगी इस चैप्टर का, जो कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और आप यकीन मानिए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन, चाहे किसी भी तरह की एग्जाम हो, मेटलर्जी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। मैंने यहाँ पे हर एक चीज आप लोग को डिटेल से बनाया है, क्योंकि हम फिटर थ्योरी फुल कोर्स कर रहे हैं, फिटर टर्नर मशीनिस्ट में उपयोगी होने वाला है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।